हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीटेट 2018 का जो पेपर हुआ है उसमें पेपर वन को देखेंगे। पेपर वन के अंदर में लैंग्वेज वन जो होता है, दो लैंग्वेज होते हैं। देखिए, सीटेट का मैं एक बार बता देता हूँ। सीटेट में दो पेपर होता है। पेपर वन जो होता है वो आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है, 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के लिए होता है। ठीक है, पेपर वन। और पेपर टू आपका जो होता है वो आपका 6 से लेकर के 8th या 10th क्लास तक के लिए होता है। ठीक है, तो ये 8th क्लास तक के लिए या 10th क्लास तक के लिए भी मान सकते हैं, 10th क्लास तक के लिए होता है। तो ये दो लेवल के पेपर होते हैं। तो पेपर वन जो है उसके अंदर में लैंग्वेज, दो लैंग्वेज चूज किए जाते हैं। तो आपका कुछ लोग फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, पहले लैंग्वेज के लिए संस्कृत को चूज करते हैं, कुछ लोग सेकंड लैंग्वेज के लिए चूज करते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज वन देखेंगे जो कि आपकी संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका देखेंगे। इसमें हम लोग पेपर को पूरे डिटेल्ड में एनालिसिस एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 91 से लेकर के 105 तक के क्वेश्चंस को मैं इसमें बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जो आपका लैंग्वेज वन जो होगा उसमें क्या होता है, आपका 91 से लेकर के 91 से लेकर के 120 तक प्रश्न होंगे। ठीक है, और लैंग्वेज टू में 121 से लेकर के 150 तक प्रश्न होते हैं। 30-30 प्रश्न होते हैं। तो 15 प्रश्न जो होते हैं वो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से आते हैं, मतलब आपका शिक्षण विधि से आते हैं या शिक्षण प्रविधि से आते हैं। ठीक है, शिक्षण से रिलेटेड आते हैं, भाषा शिक्षण ये इससे रिलेटेड आते हैं, संस्कृत टीचिंग मेथोडोलॉजी से आएंगे। ठीक है, और जो आपके 15 प्रश्न, ये तो 15 प्रश्न इससे होते हैं, और 15 प्रश्न आपके ये गद्यांश, पद्यांश, इन पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग संस्कृत टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है सीटेट का एग्जाम 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप सीटेट का, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो पहले बनाए थे, तो इसीलिए अब सीटेट के लिए ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा, ये आपका प्रश्न पत्र एक है, और संस्कृत लैंग्वेज सप्लीमेंट भाग 4 और भाग 5 दोनों इसमें ही है। और 16 लैंग्वेज का कोड होता है संस्कृत लैंग्वेज का। और इसमें यही बातें हैं जो मैंने आपको बताई है कि इसमें भाग 4 में भाषा 1 जिसे लैंग्वेज वन कहते हैं, और भाषा 2 भाग 5 में होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इसमें जो भाग 4 है, भाषा 1 के रूप में यदि आप संस्कृत स्वीकारते हो, मतलब स्वीकार करते हो, तो वो आपका प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 तक होगा। और अगर भाषा 2 अगर आप संस्कृत लेते हो तो 121 से लेकर 150 तक प्रश्न होंगे। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। यही बातें, यही मतलब जो आपके नियम है, हाँ, यही जो आपके विषय है वो आपके संस्कृत में लिखे हुए हैं। ऊपर हिंदी में हमने देख लिया, संस्कृत में भी है। अब हम लोग चलते हैं। देखिए, अभ्यर्थिनः चतुर्थ भागस्य प्रश्नानां प्रश्न संख्या 1 विंशत्यधिक 100 पर्यन्तम् उत्तराणि दद्युः यदि तहि प्रथम भाषा लैंग्वेज रूपेण संस्कृतम चितम। यदि उन्होंने लैंग्वेज वन के रूप में संस्कृत को चुना है तो भाग 4 के 91 से लेकर के 120 प्रश्नों तक के उत्तर दें। ठीक, अब देखते हैं हम। ये रहा, यहां पर सूचना दी हुई है, अधोलिखितानाम, दिखाता हूं, अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या 1 पंचाधिक 100 पर्यन्तं विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखता। नीचे दिए गए प्रश्नों के 91 से लेकर 105 तक के विकल्पों में से उत्तरों को चुन करके उचिततम
जो सबसे उचित हो ऐसा उत्तर चुन करके लिखें। पहला प्रश्न है 91 प्रश्न जो है 91वां, यदा छात्राः विरामादिचिह्न विषयक कौशलवर्धनार्थं शिक्षिताः भवन्ति तदा ते। मैं इसका हिंदी में अर्थ बताते चलूंगा ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो। देखिए, यदा छात्राः, जब छात्र, हाँ, विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम, मतलब जो विराम आदि जैसे पूर्ण विराम हो गया, हाँ आपका पूर्ण विराम ये ऐसे करके डंडा डालते हैं, और कॉमा, अर्ध विराम, हाँ तो ये सब चिन्ह विषय कौशल वर्धन के लिए जब शिक्षित हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, तदा ते स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, अपने अधिगम कौशल को जो सीखे उस कौशल को और सुदृढ़ करते हैं, या लेखन शुद्धता प्राप्यन्ति, लेखन शुद्धता प्राप्त करते हैं, संभाषण कौशलम वर्धयिष्यन्ति, संभाषण कौशल का वर्धन करते हैं या संभाषण कौशल को बढ़ाते हैं, स्वस्य सृजनात्मकता वर्धापयिष्यन्ति, अपने जो सृजनात्मकता है यानी कि क्रिएटिविटी, जैसे इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोलेंगे, ठीक है, क्रिएटिविटी का वर्धन करते हैं, वर्धापन उसको बढ़ाते हैं। तो अब ये क्या होगा इसमें, तो देखिए विरामादि चिन्ह किससे रिलेटेड है, हमारे लेखन से रिलेटेड है। तो इसमें लेखन से रिलेटेड जो होगा, क्योंकि लिखते समय हम विराम का चिन्ह डालते हैं या कॉमा का चिन्ह डालते हैं, संभाषण करते समय कोई ये नहीं बोलता कि पूर्ण विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम है या कुछ ऐसा है, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड ये नहीं है, ये भी नहीं इसका आंसर होगा। अधिगम कौशल को सुदृढ़ करता है, परंतु उससे ज्यादा क्या होता है, ये लेखन शुद्धता इससे प्राप्त होती है। क्योंकि जब आप पूरा पूर्ण विराम का चिन्ह डालोगे, अर्ध विराम का चिन्ह डालोगे या इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह डालोगे, तो इससे क्या होता है, हमारे लेखन कौशल का विकास होता है या लेखन शुद्धता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका इसका ये आंसर होगा। इसके बाद आते हैं 92 नंबर प्रश्न, भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य कंस्ट्रक्टिविज्म अर्थः भवति। रचनावाद, देखिए बहुत सारे वाद है, आप जब आप बीएड करते हैं तो उसके अंदर में आपने पढ़ा होगा शिक्षा दर्शन, बीएड के टाइम पे शिक्षा दर्शन पढ़ाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, हाँ, और आपका शिक्षण प्रौद्योगिकी पढ़ाते हैं, बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं। तो उसी में एक आता है रचनावाद से। रचनावाद का अर्थ क्या होता है, भाषा शिक्षण कक्षा में छात्राः विविध असमान दृष्टान्तान् पठित्वा सुदृढ़ समाधानम स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्र जो है विविध मतलब अलग अलग असमान दृष्टांतान, हाँ मतलब असमान दृष्टांतों को, मतलब जैसे बोलते हैं ना डिसिमिलियर सैंपल्स, मतलब अलग अलग, जैसे मान लीजिए कुछ सैंपल लिए हुए हैं उन्होंने, तो वो अलग अलग सैंपल को पढ़ करके वो क्या होते हैं, अपना जो समाधान है खुद प्राप्त करते हैं। छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृताः भवन्ति, विभिन्न माध्यमानां साहाय्येन स्वकीयं सिद्धांतं व्यवस्थापयन्ति। मतलब छात्र जो है किसी अध्यापक की सहायक बनते हैं, मतलब सहकृताः भवन्ति, मतलब नहीं अध्यापक जो टीम बनाते हैं तो उसके साथ में मिल करके विभिन्न माध्यमों से सहायक मतलब अपना सहायता करके स्वकीय सिद्धांतम व्यवस्थापयन्ति, अपने सिद्धांत का व्यवस्थापन करते हैं। छात्राः प्रपंच विषये स्वकीयम् अध्ययनं ज्ञानं च वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। छात्र जो है प्रपंच विषय, जो ये संसार रूपी प्रपंच है, इस प्रपंच के विषय में अपना स्वकीयम अध्ययनम, अपना अध्ययन करते हैं। अध्ययन जो प्राप्त होता है, ज्ञानं च वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा, और जो ज्ञान है
जो क्या अध्ययन ज्ञान ये दोनों प्राप्त करते हैं। और वस्तु नाम प्रतिबिंबन, वस्तुओं का प्रतिबिंबन के द्वारा, अनुभव द्वारा, इन सब के द्वारा भाषा कौशल प्राप्त होती, भाषा कौशल के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसका? प्रपंच विषय का ज्ञान। ठीक है, अपने अध्ययन ज्ञान वस्तुओं का प्रतिबिंबन के अनुभव के द्वारा भाषा कौशल से प्राप्त करते हैं। कौन? छात्र। तो इसके बाद में आता है चौथा है, छात्रः स्वकीयाम अधिगम सामग्रीम स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। छात्र जो है अपने अधिगम सामग्री को खुद बना करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए ये चार जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? रचनावाद। तो रचनावाद जो रिलेटेड है ना, वो आपका किससे होता है? आपके जो प्रपंच विषय जो ज्ञान होता है, मतलब ये जो संसार में जो ज्ञान है, छात्र जब अपने अनुभव के द्वारा इस संसार में, जैसे होते हैं ना आपके ये लोग कैसे हैं, अब मान लीजिए किसी समूह में उनको डाल दिया, तो उन लोगों के बीच में जाकर के वो कैसे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इन सब चीजों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, हाँ, वो अध्ययन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपने भाषा कौशल के द्वारा, तो ये से कहते हैं हम रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तीसरा। इसके बाद में आते हैं 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। निम्नलिखितों में से कौन कतमम उत्तरम, कौन सा उत्तर, मतलब कौन सा जो उत्तर है वो प्रादेशिक भाषा विकास में, प्रादेशिक भाषा विकास का मतलब क्या होता है? जो जिस देश की भाषा है, जैसे भोजपुरी, कन्नड़ी, उड़िया, मलयालम, ये उस प्रदेश की भाषा है, प्रदेश की जो भाषा है उस भाषा के विकास के लिए समस्या नहीं है, इसको सूचित करती है। कौन सा उत्तर? तो देखिए, अस्मिन विषय जनानां परिचय अभाव, इस विषय में लोगों का परिचय का अभाव है। सुविधा नाम अभाव, सुविधाओं का अभाव। बोधने अस्पष्टता, बोधन में यानी कि समझने में अस्पष्टता। अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद विषयक जो है वो समस्या। तो देखिए इन सब में से ना समस्या नहीं क्या है? देखिए सबसे पहले तो हम जाने समस्या क्या है। सुविधाओं का अभाव होना, ये तो समस्या है ही, बिल्कुल समस्या है, क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं के लिए, भाषा के विकास के लिए ज्यादातर सुविधाएं तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल समस्या है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि नास्ति पूछ रहा है, अस्ति पूछता तो फिर अलग बात थी। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, नास्ति और अस्ति में बहुत बार गलतियां होती है एग्जाम में। तो ये जो सुविधा नाम अभाव है ये नहीं होगा वह, मतलब। और बोधने अस्पष्टता, बोधन में अस्पष्टता ये भी समस्या है, क्योंकि जब किसी को समझाने जाते हैं तो क्या होता है कि वो क्या है, आपको समझने में अस्पष्टता होती है, ये भी समस्या है, ये भी नहीं होगा। अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद के विषय में इसकी समस्या तो सबसे ज्यादा है, प्रादेशिक भाषाओं का अनुवाद नहीं होता, ये भी है। अस्मिन विषय जनानां परिचय अभाव, इस विषय में लोगों का परिचय का अभाव है, ये समस्या नहीं है। क्यों? सबका परिचय का, जैसे आप मान लीजिए सब लोग जानते हैं अपने प्रदेश की भाषा तो सब लोग जानते हैं, अपने कोई जिसकी जो मातृभाषा है या जिसकी जो प्रदेश की भाषा है उसके लिए परिचय जो है सबको प्राप्त है, सब जैसे जानते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए उड़ीसा का है, तो वो उड़ीसा के उड़िया भाषा के बारे में उसका परिचय तो रहता ही है। तो इसमें परिचय का अभाव जो होना ये समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर इसका उत्तर पता लग गया आपको, पहला इसका उत्तर होगा क्योंकि समस्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 94, भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, भाषा अर्जन सामर्थ्य क्या होता है? केवलम आवश्यक शब्दावल्याः प्रयोगम, केवल जो है आवश्यक शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणं यस्मिन् बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः,
ऐसे भाषा मतलब वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक जो है, बच्चे जो है मातृभाषा का अध्ययन कर सके या मतलब करने के योग्य हो, तो ऐसे वातावरण का निर्माण करना। ये भाषा अर्जन सामर्थ्य क्या है? व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति। व्याकरण के विश्लेषण जो मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल एनालिसिस एनालिटिक अप्रोच करना, मतलब अलग अलग एक एक पॉइंट को अलग अलग विश्लेषित करके बताना। बोध के लिए मतलब समझाने के लिए एक पद्धति व्यवस्थित पद्धति बनाना, ये भाषा अर्जन सामर्थ्य है। या मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। या चौथा है मानवगत, मतलब कि मानवों के जो द्वारा सहज प्रतिक्रिया सहज प्रतिभा, मानवों के अंदर में जो अपनी जो सहज प्रतिभा होती है उसके कारण से भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण करना। तो जो भाषा अर्जन सामर्थ्य होता है वो क्या होगा? मानव के अंदर में जो सहज प्रक्रिया है, जो सहज प्रतिभा है, हाँ लोगों के अंदर प्रतिभा होती है, उसके कारण से भाषा अध्ययन के एक प्रक्रिया को बनाना, तो ये भाषा अर्जन सामर्थ्य का नाम है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न पे। भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा अध्यापक जो है इससे लेखन कौशल को सिखा सकता है। शिक्षयितुं शक्नोति, किससे? तो श्रुत लेखनम, डिक्टेशन के द्वारा, जैसे हम डिक्टेशन करवाते बच्चों को, बोलते ठीक है मैं कठिन शब्दों को बोल रहा हूं आप लिखो, इससे लेखन कौशल को सिखा सकता है। या छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेश, छात्रों के लिए जो है स्पष्टतया स्पष्ट रूप से लिखने का आदेश दे करके। या ज्ञानवर्धक विचाराणां साहाय्येन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा। ये थोड़ा सा इसमें ना गलतियां हैं, क्योंकि देखिए साह्येन लिखा है, यहाँ पे सहाय्येन होना चाहिए, लिखितुम नहीं होता, क्या बनता है? लेखितुम। ठीक है, लेखितुम बनता है। ये थोड़ी सी गलतियां हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, पर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी ज्ञानवर्धक विचाराणाम, ज्ञानवर्धक विचारों के द्वारा विचारों का की सहायता से सहाय न स्वशब्द ही अपने शब्द में मातृभाषायाम लिखितुम उक्त्वा, हाँ मातृभाषा में लिखने के लिए उनको कह मतलब कहकर कि अपने ज्ञानवर्धक विचारों का की सहायता से अपने मातृभाषा में अपने शब्दों में लिखे। और छात्रान लेखादीन पठितुम सूचयित्वा, छात्रों को लेख आदियों को पढ़ने की सूचना देकर। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी भी हमारा क्या है कि ये लेखन कौशल को बनवा मतलब शिक्षा देने के लिए किसके किसके द्वारा हो सकता है? तो ज्ञानवर्धक जो विचार है, हाँ उसकी सहायता से अपने माश्वा शब्द ही मातृभाषायाम मतलब ज्ञानवर्धक विचारों का कि किसके अपने जो स्व शब्द अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, और मातृभाषा में लिख सकते हो ऐसा कहकर, मातृभाषा में आप ज्ञानवर्धक बातों को लिखो, तो इससे क्या होगा? आपका लेखन कौशल का विकास होगा, आप लिखने लग जाओगे, नई नई कहानियां बनाओगे, अपने मतलब ज्ञानवर्धक विचारों को लिखोगे, तो इससे क्या होता है? लेखन कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, थोड़ा छोटा कर दो, हाँ अब दिख रहा है ठीक। कक्षायां पाठ्यमान बड़ा ही नहीं। कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति तदानीं किं क्रियते। हाँ मतलब क्या है, कक्षा है, कक्षा के अंदर में
पाठ्यमान संदर्भे, जब पढ़ा रहे हैं उस संदर्भ में छात्र क्लिष्टान प्रश्नान पृच्छति, छात्र जो है क्या होगा कि कठिन प्रश्नों को पूछता है। तदानीं किम क्रियते, तब क्या करना चाहिए। तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंकां समाधानं क्रियते, उसी समय जा करके आपका जो सज्जता करके तैयारी करके शंका का समाधान करना चाहिए। या तादृशान सर्वान अपि प्रश्नान विलिख्य अनंतर दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते, या ऐसे सभी प्रश्नों का लिखकर दूसरे दिन उन प्रश्नों का सर्वेषां तेषां सभी उन प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। हाँ, या करें। और पुस्तकें पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चयितुं प्रयत्नः क्रियते, पुस्तक में पढ़ करके उसके बाद उसके शंका का समाधान करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। या छात्रान तर्जयित्वा अनुशासिता भवतुम सूचना क्रियते, या छात्रों को डांट करके तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुम सूचना क्रियते, अनुशासन में रहो ऐसी सूचना देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है, कक्षायाम क्लास में पाठ्यमान संदर्भे, जैसे हम पढ़ रहे हैं उस संदर्भ में छात्र जो है कठिन प्रश्नों को पूछते हैं। क्लिष्टान मतलब कठिन शब्दों को कठिन प्रश्नों को पूछते हैं। तो तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो है ना, छात्रांत तर्जयित्वा, जब कभी भी ऐसे नकारात्मक शब्द मिले तो ऐसे तो कभी भी उत्तर नहीं होंगे। छात्रों को ना तो कभी डांटना है ना तो कुछ, तो ये तर्जयित्वा मतलब डांट करके, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। और क्या है, अनंतर दिने तादृशान सर्वानपि प्रश्नान विलिख्य सर्वेषां तेषां प्रश्नानां समाधानं क्रियते, ऐसे सभी प्रश्नों को लिख करके उनके सभी समाधान जो है अगले दिन करें। तो अगले दिन तो कभी भी समाधान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि दूसरे दिन मैं बच्चों को बोलो कि मैं दूसरे दिन इसका उत्तर बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है दूसरे दिन ठीक है आप बताओगे, पर क्या है बच्चे का जो उस समय में प्रश्न निकलता है, कठिन प्रश्न है परंतु उस समय में जो निकल रहे हैं प्रश्न, वो फिर दूसरे दिन जो वो जिज्ञासा नहीं रहती है, तो ये भी नहीं होगा। पुस्तक में पढ़ करके समाधान शंका का समाधान चर्चयितुं प्रयत्न क्रियते, ये कुछ हद तक हो सकता है, परंतु ये क्या है उसी समय जा करके अच्छे से तैयारी करके शंका का समाधान करना चाहिए उसी समय। जब प्रश्न पूछा जाए तैयारी करके जाओ क्लास के अंदर में, बच्चे चाहे कठिन प्रश्न पूछे चाहे कैसे भी प्रश्न पूछे उनको उत्तर दो। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 97 पे। रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति भवति। रटनाभ्यास, जो बच्चे लोग रटते हैं, जैसे रामः रामो रामा रामम रामो रामा रामे नवम्यम रामे, ऐसे करके जो बच्चे रटते हैं, इससे विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की क्षति होती है, कैसी क्षति होती है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले तेषां बुद्धे विकासः न भवति, उनके बुद्धि का विकास नहीं होता है। ठीक है, तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, उनका आत्मविश्वास जो है वो नष्ट हो जाता है। कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, कक्षा अध्यापन के क्रम से वो लोग दूर हो जाते हैं। ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुं अशक्ताः भवन्ति, और वो क्या है अध्ययन के ऊपर में समुचित उचित ध्यान देने के लिए वो क्या हो जाते हैं, असक्त हो जाते हैं। मतलब कि मतलब जो अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर में जो भी ध्यान देना है, समुचित ध्यान देना है, वो देने में वो अशक्त हो जाते हैं, यानी कि अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। तो देखिए, बुद्धि विकास नहीं होता तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रटना अभ्यास से ऐसा तो नहीं है उसकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। उनके आत्मविश्वास भी नष्ट होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मविश्वास जो है वो नष्ट इसलिए नहीं होगा कि जब बच्चा रटता है
तो उससे क्या होता है, उसका आत्मविश्वास उल्टा बढ़ता है, ठीक है, उसको वो चीज याद है, ठीक है। और वैसे रटना शुरुआत में बाल्यावस्था में रटना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, कक्षा के अध्यापन क्रम से जो पढ़ाया जा रहा है उससे वो दूर हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये है कि ते अध्ययनोपरि समुचितम ध्यानम दातुम असक्ता भवति, वो क्या है, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है। जब वो याद करने लग जाता है, हर चीज याद करके रटने लग जाता है, तो फिर क्या होता है, वो उस पढ़ाई पर फिर उतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 97 का आंसर ये है, चौथा। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 98 पे। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धतेः एषः लाभः अस्ति। हाँ, तो आगमनात्मक पद्धति का यह लाभ है। हाँ, और इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ये बहुत बढ़िया मेथड रहता है। देखिए, दो प्रकार के मेथड होते हैं। आपको एक तो होता है डिडक्टिव मेथड, दूसरा होता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। ये जो ये दोनों मेथड होते हैं, इसको बोलते हैं आगमन आगमन विधि, और इसको बोलते हैं निगमन विधि। मैंने उल्टा लिख दिया। इसको बोलते हैं इंडक्टिव को बोलते हैं आपके इंडक्टिव को बोलते हैं आगमन, और डिडक्टिव को बोलते हैं निगमन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न, ये व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी होता है, व्याकरण और भाषा शिक्षण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो आप ये इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, आगमन और निगमन विधियों के बारे में। तो ये क्या है, आगमनात्मक पद्धति जो है, ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसका क्या लाभ है। विद्यार्थी भी गृह कार्य करने से आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी न रटनाभ्यास न कुर्वन्ति, विद्यार्थी लोग रटने का अभ्यास इससे नहीं करते। कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा में अनुशासित रक्षित होता है। विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिकम पठितुम शक्नोति, विद्यार्थी जो है अल्प ही समय में ज्यादा पढ़ सकता है। तो देखिए, आगमन विधि में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो रटने का अभ्यास नहीं करते, फिर उनको समझ में आने लग जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो फिर उदाहरणों को समझने लग जाता है, उसके बाद फिर नियम बताया जाता है। तो फिर वो रटता नहीं है, फिर वो रटता नहीं है और वो उसको समझने लग जाता है। अनुशासन रक्षित होता है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और थोड़े कम समय में ही बहुत ज्यादा जान लेता है, ये भी नहीं है इसका आंसर यही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 99। भाषा तावत अभिव्यक्ते है स्वमत व्यक्तीकरणस्य श्रेष्ठम डैश माध्यमम अस्ति। देखिए, भाषा तावत, हाँ, भाषा जो है अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति का और आपका अपने मत के व्यक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। क्या है, अब इसमें बताना है आपको। तो देखिए, प्रचार का माध्यम है, या आपको संग्रह का माध्यम है, विनिमय का माध्यम, या उपयुक्त सब का माध्यम है। देखिए, भाषा जो है ना, हाँ, भाषा अभिव्यक्ति का और अपने मत के व्यक्तिकरण, हाँ, व्यक्तिकरण के सर्वश्रेष्ठ विनिमय, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज करने का बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि भाषा से ही हम क्या करते हैं, हाँ, अभिव्यक्त करते हैं, और अपने मत का जो भी मत है, उस मत को, यानी कि अपने मन में जो भी हमारा जो विचार है, मत है, उसको व्यक्त करने का, हाँ, ये क्या है, एक माध्यम है, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे हम अपने मत का विचारों प्रस्तुत करते हैं, वो अपने मत विचारों को प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे से विनिमय करते हैं, विचार विनिमय।
विचार विनिमय का माध्यम क्या होता है? भाषा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्रों के किस शिक्षण के लिए महती बहुत ज्यादा आवश्यक है? मातृभाषा का, मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा का, मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा का, और का अपनी तीसरा भाषा। तो ये तो बहुत बार प्रश्न आया सीटेट के अंदर में, और इसका आंसर जो होता है वो आप ये लगाओ, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र है हमारे यहाँ चलता है। त्रिभाषा सूत्र मतलब क्या है? 3 भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, और या तो फिर हिंदी, इंग्लिश, या आपका संस्कृत, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो कोई भी भाषा नहीं। पंजाबी, गुजराती, मराठी तो है ही प्रादेशिक भाषा है और मातृभाषा भी है, परंतु हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक। तो कहा अभी तीसरा भाषा, थ्री थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ये आपका लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न। अभिव्याप्य कक्षायाम इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। हाँ, अभिव्याप्य कक्षा है, तो मतलब क्या? इंक्लूसिव, समावेशी जो बोलते हैं ना, हाँ पूरा फैला हुआ है ऐसी कक्षा में, मतलब कि भाषा शिक्षण क्या ये एक समस्या है। क्या है? उपयुक्त भाषाधिगम वातावरण जो है वो विकासानुकूलताया असामर्थ्य, विकास के अनुकूलता का जो असामर्थ्य है, ठीक है, वो सामर्थ्य नहीं है। यानी कि जो भाषा अधिगम वातावरण है, भाषा को समझने का जो वातावरण है, उस क्लास का जो वातावरण है ऐसा है कि उसमें विकास के अनुकूल नहीं हो रहा है, और इसका जो है उसमें समर्थता नहीं है उस क्लास के अंदर में, ऐसे उपयुक्त और उपयुक्त अधिगम सामग्री का अभाव। हाँ, जो सामग्री चाहिए पढ़ने के, उस सामग्री का अभाव भाषा शिक्षण के लिए। और आपका विद्यार्थी नाम योग्यता विषय का अक्षमता, विद्यार्थियों की योग्यता विषय का क्षमता होनी चाहिए होना, या विद्यार्थी सु परस्परम रुचि रुचि भेद, विद्यार्थियों का परस्पर रुचि भेद। तो देखिए क्या होता है, अभिव्याप्य जो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि भाषा अधिगम वातावरण ही नहीं मिल रहा है। जब उसको वातावरण नहीं मिल रहा है तो उसके विकास के अनुकूलता का उसको असामर्थ्यता प्राप्त हो रही है, यानी कि उसको विकास नहीं हो पा रहा, भाषा शिक्षण का विकास नहीं हो पा रहा। तो ये पूरे समग्र रूप से, हाँ इंक्लूसिव समावेशी रूप से जो है वो एक समस्या आती है। ये थोड़ा सा लर्निंग का ये अभाव है। हाँ, मतलब क्या, अधिगम का अभाव है। तो ये आपका है, समस्या है, सारे समस्या है, परंतु जो समग्र रूप से इंक्लूसिव जो समस्या है वो आपकी ये, ठीक है। रुचि, परस्पर भेद जो है, परस्पर रुचि, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये भी एक समस्या है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो ये बात है। तो ये पूरा इंक्लूसिव तो नहीं है ये वाला, पर इसका ये इंक्लूसिव है, ठीक है। तो इसका आंसर ये पहला ही हो जाएगा। अब 102 नंबर प्रश्न। अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति। यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में एक नहीं है, कोई एक नहीं है। यानी कि मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी जो ज्ञान का लक्ष्य है उसमें नहीं है। भाषा तत्वानां प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, भाषा तत्वों की प्रभूत मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रभूत ज्ञान की प्राप्ति। विषय वस्तु न ज्ञानार्जनम, विषय वस्तु का ज्ञानार्जन। उच्चारण से ज्ञानार्जनम, उच्चारण का ज्ञानार्जन, ठीक है। और भाषागत विभिन्न प्रकार का नाम लेखा नाम ज्ञानार्जनम, भाषागत
भाषा के अंदर में विभिन्न प्रकार के लेखों के ज्ञानार्जन। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अन्यतम मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में अन्यतम नहीं है। तो अन्यतम नहीं है कि मतलब क्या है, आपका उच्चारण ज्ञानार्जन, उच्चारण ज्ञान, क्योंकि मातृभाषा जो होती है वो तो बच्चा घर से सीख लेता है, उच्चारण उसका। हाँ, और भाषा तत्वान प्रभूत ज्ञान प्राप्ति ये है, ठीक है, ज्ञान का लक्ष्य है कि प्रभूत ज्ञान की प्राप्ति हो। हाँ, विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन, विषय वस्तु का भी ज्ञान अर्जन हो उसको। और आपका ये भाषागत विभिन्न प्रकार का नाम लेखा नाम ज्ञानार्जन, भाषागत जो है विभिन्न प्रकार के लेखों का ज्ञानार्जन ये भी होता है, परंतु उच्चारण का ज्ञान जो है वो बच्चा वहीं से सीखता है। हाँ, मातृभाषा में उच्चारण जो होता है वो शिक्षण का उपयोगी ज्ञान लक्ष्य नहीं है, ठीक है। ये उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, किस पद्धति को शिक्षण पद्धति बोलते हैं? चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति या उपयुक्तम सर्वोपि। अब देखिए शिक्षण पद्धति के लिए कौन सी पद्धति होती है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चयन पद्धति, सिलेक्शन मेथड, ये होता है बिल्कुल शिक्षण पद्धति में। क्या है आपका, ये बहुत जरूरी है कि किस विषय वस्तु का चयन किया जाए या किस टॉपिक का चयन किया जाए, ये बिल्कुल है। रुचि पद्धति, भाषा शिक्षण के समय में आपको ये रुचि देखना पड़ता है बच्चों की कैसे रुचि हो रही है। हाँ, बच्चे किसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाए, उस प्रकार का क्रिएटिविटी उपस्थापन किया जाए, मतलब कि क्या नाम है, बच्चों को अगर कथा की रुचि है तो कथा के माध्यम से पढ़ाया जाए, इस प्रकार का इंटरेस्ट मेथड भी दिखाया जाता है। प्रेरणा पद्धति, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्तम सर्वोपरि, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या आते हैं 104, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री डैश उपयुक्ता भवति। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री भी है और श्रव्य सामग्री भी, वो किस लिए उपयुक्त होते हैं? शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध पठन के लिए, न कथनचित। तो न कथनचित तो होगा नहीं, किसी के लिए भी ऐसा तो नहीं है। हाँ, अब यहां पढ़ते हैं शुद्ध पठनार्थम। तो शुद्ध पठन के लिए चलो, दृश्य सामग्री तो शुद्ध पठन के लिए, हाँ, परंतु श्रव्य सामग्री जो है वो आपका ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखन के लिए भी नहीं होगा, उच्चारण के लिए होगा। शुद्ध उच्चारण के लिए क्या होता है, दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री जो होती है वो उपयुक्त होती है। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 105। 105 में है आपका उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, रेमेडियल कोचिंग। आजकल बहुत चलता है रेमेडियल कोचिंग। हाँ, ये किस लिए ली जाती है? हाँ, ये इसका मतलब क्या है रेमेडियल कोचिंग का? समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य से स्तरम वर्धयति। हाँ, समस्या के अभिज्ञान के लिए और अपेक्षित कठिनता जो है ना उसको, उसके स्तर को बढ़ाती है ये रेमेडियल क्लास। तो ये तो नहीं है, उल्टा अपेक्षित जो काठिन्य है उसको घटाती है। स्तरम वर्धयति की जगह पर में ह्रासयति, ऐसा कर सकते हैं, न्यून करती है, ठीक है। समस्यानां समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यते, समस्या के समाधान में सफलता को प्राप्त कराती है। और व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुति करोति, उल्टे क्रम से समस्या को प्रस्तुत करती है। और समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञान प्रददाति, समस्या के प्रति भाषा सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करवाती है, प्राप्त ज्ञान, भाषा सिद्धांत का ज्ञान देती है। तो ये भी नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा और इसका ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि रेमेडियल क्लासेस कब लगाई जाती है उपचारात्मक, मान लीजिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लीजिए मैथ समझ में नहीं आ रहा, मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं,
तो उनका क्या किया जाता है कि रेमेडियल क्लासेस लगा दी जाती हैं बाद में, स्कूल के बाद, या आपका एक्स्ट्रा क्लासेस जो बोलते हैं ना, तो वो रेमेडियल कोचिंग लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, समस्या के समाधान में सफलता की प्राप्ति होती है। इससे जो कोई भी समस्या है उससे सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें हमने 91 से लेकर के 105 प्रश्न किया। अगली वीडियो में मैं गद्य और पद्य का लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये गद्य पद्य के प्रश्न है। और ऐसे ही मैं फिर लैंग्वेज 2 भी करूंगा और फिर पेपर 1 के बाद में पेपर 2 का भी करूंगा। ऐसे करके मैं पेपर को आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ अगर इसमें बदलाव वगैरह चाहिए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे।